हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर आगे बढ़ते होंगे। तो दोस्तों, जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाया करें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में और आपके लिए जो पब्लिकली प्लेटफॉर्म है उस पर शेयर कर सकते हैं, जिससे और भी भाई बहन जो लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी हिंदी विषय से कर रहे हैं वो यहाँ से पढ़ सकते हैं और यहाँ से पढ़ करके अपनी तैयारी का आकलन भी कर सकते हैं कि वे कितना उनका तैयार हो चुका है और कितना अभी नहीं, कितने प्रश्न उनके सही हो रहे हैं। तो दोस्तों चलिए, आप सब कॉपी पेन ले लीजिए और हमारे साथ प्रैक्टिस लगाइए। और आप सब कमेंट करके ये ज़रूर बताया करें हमारे इतने प्रश्न सही हुए हैं, ठीक है? तो देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, ठगने क्यों नैन झमकावे, ठगने कबीर के इस पंक्ति से प्रेमचंद के किस कहानी का अंत होता है। आज हमने महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो आप सब ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है? आज हम संपूर्ण पाठ्यक्रम पे प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं। तो देखिए फिर से एक बार प्रश्न है, ठगनी क्यों नैन झमकावे, ठगनी कबीर के इस पंक्ति से प्रेमचंद के किस कहानी का अंत होता है। ऑप्शन ए है कफन, ऑप्शन बी है नमक का दरोगा, ऑप्शन सी है सदगति और ऑप्शन डी है मंत्र। चलिए, आप सब अपने अपने आंसर लगा लीजिए और दोस्तों प्रश्न पे अपनी राय ज़रूर दिया करिए। आप लोग तो अपनी राय देते नहीं हैं। प्लीज़ दोस्तों, अपनी राय दे के आप हमारे मनोबल को और बढ़ाया करिए, जिससे और भी मैं मेहनत करके अच्छे अच्छे प्रश्न ले आऊँ, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, ये जो कफन कहानी है प्रेमचंद की, जिसमें बुधिया मर जाती है, तो और जो घीशु और माधव रहते हैं वे शराब पी करके नशे से धूर्त रह के वही ये अंत में गाते हैं कि ठगनी क्यों नैन झमकावे, ठीक है? तो ये है कफन कहानी, राइट हो जाएगा ऑप्शन ए। इन पंक्ति से ठगनी क्यों नैन झमकावे से कफन कहानी का अंत होता है और ये बहुत अच्छी कहानी है। अगर आप लोग न पढ़े हो तो ज़रूर पढ़िएगा, ठीक? और चलिए, और नमक का दरोगा, सदगति मंत्र, ये सभी कहानियाँ प्रेमचंद की हैं। प्रश्न 2 देखते हैं, शुर शुर तुलसी शशि उडगन केशवदास, शुर शुर तुलसी शशि उडगन केशवदास, अब के कवि खद्योतम तम जह तह करे प्रकाश, अब के कवि खग्योत तम जह तह करे प्रकाश। इस पंक्ति में किस कवि की बात नहीं की गई है, यहाँ पे ये बताना है। इन पंक्ति में कौन से ऐसे कवि हैं जिनके बारे में जिनकी कुछ नहीं कहा गया है, ठीक है? ऑप्शन ए है बिहारी, ऑप्शन बी है केशवदास, ऑप्शन सी है सूरदास, ऑप्शन डी है तुलसीदास। तो देखिए, शुर 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 तुलसी शशि उडगन केशवदास, अब के कवि खद्योतम जह तह करे प्रकाश। तो शुर शुर, सूर्य के समान कौन है? सूरदास। ध्यान सुनिएगा, सूर्य के समान है सूरदास। तुलसी शशि, तुलसीदास किसके समान है? चंद्रमा के समान, ठीक है? उडगन केशवदास, और केशवदास कैसे हैं? उडगन में तारों के समान, ठीक? तो सूर्य के समान सूरदास और तुलसीदास जी चंद्रमा के समान, तारों के समान केशवदास जी हैं। यानी केशव, सूर्य, तुलसीदास जी के विषय में कहा गया है, बाकी जो बिहारी हैं इनके विषय में नहीं कहा गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहारी, ठीक है? प्रश्न 3 देखते हैं, मुक्तिबोध का कामायनी, मुक्तिबोध का कामायनी संबंधी अध्ययन फूहड़ मार्क्सवाद का नमूना है।
मुक्तिबोध की होगा दोस्तों। मुक्तिबोध की कामायनी संबंधी अध्ययन फूहड़ मार्क्सवाद का नमूना है। ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? ऑप्शन ए है डॉक्टर बच्चन सिंह का है, ऑप्शन बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है शांतिप्रिय द्विवेदी, ऑप्शन डी है डॉक्टर नगेंद्र। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा, यहाँ से एक आध प्रश्न एग्ज़ाम में बन सकता है आने वाले टीजीटी एग्ज़ाम में। देखिए, बताइए ये कथन किसका है? तो देखिए, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिन भाई बहन ने ऑप्शन ए लगाया होगा वे राइट हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह। मुक्तिबोध की कामायनी संबंधी अध्ययन फूहड़ मार्क्सवाद का नमूना है, तो ये बच्चन सिंह ने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात सुनिए, इन्होंने कामायनी को क्या कहा है? इन्होंने कामायनी को वर्तमान हिंदी कविता में, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कामायनी को कहा है कि वर्तमान हिंदी कविता में दुर्लभ कृति, वर्तमान हिंदी कविता में ये दुर्लभ कृति है। वर्तमान हिंदी कविता में दुर्लभ कृति है। दुर्लभ कृति है, ठीक है। ये किसने कहा है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। शांतिप्रिय द्विवेदी की बात करें तो इन्होंने छायावाद का उपनिषद कहा है, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, ये आप लोग जानते होंगे। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है ये भी जान लीजिए, डॉक्टर नगेंद्र से ये प्रश्न पूछ सकता है। इन्होंने कहा है कि कामायनी को मानव चेतना का रसात्मक कहा है, ठीक है, महाकाव्य कहा है। इन्होंने कामायनी को मानव चेतना का रसात्मक महाकाव्य कहा, ठीक है दोस्त। तो देखिए, डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को मानव चेतना का रसात्मक महाकाव्य कहा है, शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वर्तमान हिंदी कविता में दुर्लभ कृति कहा है, और मुक्तिबोध की कामायनी संबंधी अध्ययन फूहड़ मार्क्सवाद का नमूना है या नकल है, ये बच्चन सिंह ने कहा, ठीक है। तो चलिए प्रश्न 4 देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के पद पर नियुक्त थे। कौन कौन से लोग थे? देखो, इंसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, ऑप्शन बी है लल्लू लाल और सदल मिश्र, ऑप्शन सी है सदाशिवलाल नियाज, लक्ष्मण सिंह। तो ये कौन से लेखक थे जो भाषा मुंशी के पद पर नियुक्त थे फोर्ट विलियम कॉलेज में? बताइए। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लल्लू लाल सदल मिश्र, ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों। लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर है। इनकी लल्लू लाल की सभी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, आप सभी रचनाओं को पढ़िएगा। और सदल मिश्र का है नाचिकेतोपाख्यान, और मुंशी सदाशिवलाल नियाज का सुख सागर है, और रानी केतकी की कहानी जो है इंसा अल्लाह खां का है। रानी केतकी की कहानी का एक नाम उदयभान चरित भी है, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। चलिए प्रश्न 5 देखते हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? समाचार सुधा वर्षण है, सरस्वती है, उदंत मार्तंड है, कवि वचन सुधा है। तो ये भी आप लोग जानते होंगे, उदंत मार्तंड है, ठीक है, उदंत मार्तंड है। समाचार सुधा वर्षण श्याम सुंदर सेन का है, सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, बहुत बार पूछा गया है, और इन्हीं के नाम पर भी द्विवेदी युग पड़ा है, ये भी प्रश्न बहुत बार बना है। उदंत मार्तंड दोस्तों ये साप्ताहिक पत्रिका है, ये साप्ताहिक पत्रिका है, और ये कहाँ से निकलती है? तो ये कलकत्ता से निकलती है, ये भी ध्यान रखिएगा, कलकत्ता से। कब निकलती है? तो ये 1826 को निकलती है,
और किसने निकाला था? तो पंडित युगल किशोर ने। ये भी आप ध्यान रखिएगा, पंडित युगल किशोर। ठीक है। उदंत मार्तंड साप्ताहिक है, कलकत्ता से निकलते हैं 1826 ईस्वी से, और ये हिंदी का प्रथम पत्रिका है और पंडित युगल किशोर ने निकाला था। एक नोट है, तथ्य है, देखिए, उदंत मार्तंड में खड़ी बोली को मध्य देशी भाषा कहा गया है। उदंत मार्तंड में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ें। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। निराला ने अपनी किस रचना की भूमिका में लिखा है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है? तो आपके ऑप्शन है, परिमल है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है अनामिका, ऑप्शन सी है अर्चना, ऑप्शन डी है तुलसीदास। तो आप सब अपने अपने आंसर गेस कर लीजिए। तो देखिए, जिन भाई बहन ने ऑप्शन ए लगाया होगा वे राइट हैं। यहाँ पे परिमल होगा। निराला ने अपनी परिमल रचना की भूमिका में ये लिखा है कि मनुष्यों के मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। और दोस्तों, निराला को बादल का कवि कहा जाता है। और किसने कहा है बादलों का कवि? तो लाला हरदयाल ने कहा है। ठीक है, हमने पहले इसका जिक्र किया हुआ है, अगर आपने मेरे पहले की वीडियोस देखे होंगे तो उसमें है। और अनामिका इनका प्रथम रचना है, प्रथम काव्य संग्रह है जो 1923 में प्रकाशित हुई थी, और इसका सेकंड संस्करण जब आया था 1938 में आया था। ठीक है, अर्चना भी इनकी रचना है। और ये तुलसीदास की बात करूं तो तुलसीदास एक खंड काव्य है, 101 छंदों का 101 छंदों का खंड काव्य है। ठीक है, तुलसीदास रचना 101 छंदों का इनका खंड काव्य है। और इन्होंने निराला जी ने तुलसीदास रचना को कवित्त, इसी रचना में कवित्त को हिंदी का जाति छंद कहा है। ये भी आप जानते रहिएगा कि निराला जी ने अपनी इसी रचना में कवित्त को हिंदी का जातीय छंद कहा है। ठीक है, चलिए प्रश्न 7 देखते हैं। इम्पोर्टेंट ये कथन है, ध्यान रखिएगा। प्रकृति का क्षेत्र ही इन कवियों की कविता का क्षेत्र है। ऐसी स्थिति में इस कविता को यदि छायावाद के बजाय प्रकृतिवाद कहें तो अधिक युक्ति संगत होगा। ये कथन है सुमित्रानंदन पंत का है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, राम कुमार वर्मा का है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो यहाँ पे इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये राम कुमार वर्मा का कथन है। ठीक है, प्रकृति का क्षेत्र ही इन कवियों की कविता का क्षेत्र है। ऐसी स्थिति में इन कविता को यदि छायावाद के बजाय प्रकृतिवाद कहे तो अधिक युक्तिसंगत होगा। ये राम कुमार वर्मा का कथन है। चलिए प्रश्न 8 देखते हैं। टिटहरी पक्षी पर कविता किसने लिखा है? श्रीधर पाठक ने, सुमित्रानंदन पंत ने, मुकुटधर पांडे ने और नामोर सिंह ने। बताइए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मुकुटधर पांडे। ठीक है, प्रश्न 9 देखते हैं। ये भी देखिए महत्वपूर्ण कथन है, आप ध्यान रखिएगा इन्हें ज़रूर से ज़रूर, ये प्रश्न में आ सकता है। उनका एकाकी जीवन ही उनकी वेदना का मूल प्रेरक है। कौन से कवि हैं? उनका एकाकी जीवन ही उनकी वेदना का मूल प्रेरक है। यह कथन किसने, किस कवि के लिए कहा है? यह कथन किस आलोचक ने, किस कवि के लिए कहा है, यही यहाँ पे पूछा गया है।
तो ऑप्शन ए है डॉक्टर नगेंद्र ने महादेवी वर्मा के लिए कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए कहा है। नंद दुलारे क्षमा कीजिएगा, नंद दुलारे वाजपेयी ने जयशंकर प्रसाद के लिए कहा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए ऑप्शन करिए। तो देखिए प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर नगेंद्र ने महादेवी वर्मा के लिए ये कथन कहा है। और देखिए दोस्तों, हमने नीचे लिखा निराला ने सुधा पत्रिका में कामायनी को पहला महाकाव्य कहा है। निराला जी ने सुधा पत्रिका में कामायनी को पहला महाकाव्य कहा है। और नामवर सिंह ने कामायनी को आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि काव्य कहा है। नामवर सिंह ने कामायनी को आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि काव्य कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 10 देखते हैं। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। दोस्तों, बहुब्रीहि समास से बहुत से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं सभी एग्ज़ाम में। तो देखिए, रघुपति, कुसुमायुध, बारहसिंहा, चक्रधर सभी हैं। बताइए, बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है, बस इतना आप जानते रहिए। तो देखिए, इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चक्रधर। किसको कहा गया है? चक्र को धारण करने वाले अर्थात विष्णु। और बारहसिंहा, कुसुमायुध, रघुपति, इन सब में बहुब्रीहि समास है। चलिए, आज प्रश्नों की संख्या, टाइम ज़्यादा हो जा रहा है, प्रश्नों की संख्या अभी कम ही है, इसलिए बस प्रश्न करते चलेंगे। प्रश्न 11 देखिए, वृक्ष छाया। वृक्ष छाया का संधि विच्छेद होगा। वृक्ष प्लस छाया ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है वृक्ष प्लस छाया, ऑप्शन सी है वृक्ष छाया, ऑप्शन डी है वृक्ष प्लस छाया। बताइए कौन सा आंसर इसमें सही है। और दोस्तों, ये हमने जितने प्रश्न लिए हैं ये सभी प्रश्न परीक्षा में पूछे हुए हैं, ठीक है। अदर स्टेट में भी ये प्रश्न आए हुए हैं, तो इनको आप ज़रूर ध्यान रखें, यहाँ भी प्रश्न ये पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वृक्ष प्लस छाया। प्रश्न 12 देखते हैं। किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? पहले आप नहीं को ध्यान देंगे। तो विसर्ग संधि नहीं है, अनुस्वार है, मनोअनुकूल है, पयोद है, मनस्ताप है। तो बताइए किस में है? तो देखिए, इसमें आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, अनु उपसर्ग है, और जो स्वर लिखा है ये स्वर, ये मूल स्वर है। और इसमें मनः धन अनुकूल, पयः धन द और मनः धन ताप, ये तीनों विसर्ग संधि हैं, ठीक है। इसमें तीनों में विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 13 देखते हैं। व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। दोस्तों, ये हमने जो जो एग्जाम्पल रखे हुए हैं ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे ही प्रश्न व्यंजन संधि के आते हैं एग्जाम्पल, तो आप ध्यान रखिए। देखिए, विपद जाल, विपद प्लस जाल विपद जाल, उत्धन झटित उज्झटित, उत्धन छिन्न उच्छिन्न, शतधन छात्र सत छात्र। तो यहाँ इसमें भी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 14 निम्न में पुल्लिंग शब्द है। टीजीटी पीजीटी में दोस्तों पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और आपका विदेशी शब्द ये सब बहुत पूछे जाते हैं, कभी कभी 2-2, 3-3 रखे जाते हैं। तो इनको आप थोड़े थोड़े करके आप याद करते हुए चलिए। तो देखिए, पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन ए है अम्बुज, अध्याय, संसार, विकास, ऑप्शन बी है रीति, शक्ति, संधि, वृत्ति, ऑप्शन सी है वायु, रेणु, रज्जु, आयु, वस्तु, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए।
तो यहाँ पे जिन लोगों ने ऑप्शन ए लगाया होगा वे राइट हैं। पुल्लिंग शब्द ऑप्शन ए है, ठीक है। बाकी रीति, शक्ति, संधि और वृत्ति, वायु, रेणु, रज्जु, आयु, वस्तु, ये स्त्रीलिंग शब्द है। ये भी स्त्रीलिंग है, आप ध्यान रखिएगा। ये भी और ये भी। प्रश्न 15 देखते हैं। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं बोली, राजभाषा, उपभाषा, राष्ट्रीय भाषा। तो ये आप जानते होंगे, आप लोग इसे बोली कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे काका कालेलकर, आचार्य नरेंद्र देव, दयानंद सरस्वती, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा काका कालेलकर, ठीक है। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक काका कालेलकर थे। देखिए, राजभाषा आयोग गठित करने के प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? एक बार प्रश्न फिर से सुनिए। राजभाषा आयोग गठित करने के प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 346 है, अनुच्छेद 344 है और अनुच्छेद 343 है, या फिर ऑप्शन डी है 345 अनुच्छेद। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 344, ऑप्शन बी, ठीक है। और 343 तो आप लोग जानते ही होंगे, संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी होगी। प्रश्न 18 देखिए। किस बोली में कर्ता ने का प्रयोग नहीं होता है? पहले आप नहीं को ध्यान दिया करिए। किस बोली में कर्ता ने का प्रयोग नहीं होता है? तो कौरवी है, अवधी है, हरियाणवी है और मालवी है। तो दोस्तों, कौरवी बोली किसको कहा जाता है बताइए? खड़ी बोली को। खड़ी बोली को कौरवी बोली भी कहा जाता है और अवधी को वैशवाड़ी भी कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए, अवधि है ये, इसमें अवधि बोली में कर्ता ने का प्रयोग नहीं होता है, ये आप जानते रहिएगा। देखिए, हर्ष की रचना नहीं है, प्रश्न 19 है, हर्ष की रचना नहीं है। तो प्रियदर्शिका है, रत्नावली है, नागानंद है, मृक्ष कटिकम है। इसमें 4 अंक हैं, इसमें भी 4 अंक हैं और इसमें 5 अंक हैं। ये 4 अंकों की नाटिका है, ये भी 4 अंकों की नाटिका है, और ये दोस्तों नागानंद रचना हर्ष का 5 अंकों का नाटक है। मृक्ष कटिकम की बात करें तो इसमें 10 अंक हैं, और ये किसका है? ये शूद्रक का है, ठीक है। यही रचना हर्ष का नहीं है। देखिए, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद है, जबकि मृक्ष कटिकम नहीं है, ये शूद्रक की रचना है, ठीक। चलिए प्रश्न 20 देखते हैं। भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक है। भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक है। महावीर चरितम है, उत्तर रामचरितम है और मालती माधव है, या फिर कोई नहीं? बताइए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हें आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो जैसा कि ये रचनाएं हैं, किसके हैं बताइए आप लोग? ये संस्कृत रचनाएं हैं, ये भवभूति का है, ठीक है। भवभूति का कौन सा रस प्रिय है? करुण रस, ठीक है। उनका करुण रस प्रिय है और उनके लिए पदवाक्य प्रमाणज्ञ का भी प्रयोग किया जाता है। पदवाक्य प्रमाणज्ञ शब्द का
तो देखिए भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक इसमें हो जाएगा महावीर चरितम। ठीक है, ये वीर रस प्रधान है, ये वीर रस प्रधान है। आप लोग जानते रहिएगा महावीर चरितम वीर रस प्रधान है। उत्तर रामचरितम करुण रस प्रधान है। ठीक है, और मालती माधव की बात करूं तो मालती माधव श्रृंगार रस प्रधान है। और ये तीनों रचनाएं किसकी हैं तो भवभूत की हैं। ठीक है, ये भवभूत की रचनाएं हैं, इन्हें आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा। और मालती माधव में 10 अंक हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। मालती माधव में 10 अंक हैं और उत्तर रामचरितम में 7 अंक हैं और महावीर चरितम में भी 7 अंक हैं। ठीक है, महावीर चरितम में भी 7 अंक हैं। और भगवान राम के जीवन संबंधित महावीर चरितम नाटक है, ये आप जानते रहिए। और भवभूत जी ने अपना संपूर्ण परिचय इसी रचना में दिया है। ठीक है, भवभूत जी ने अपना संपूर्ण परिचय महावीर चरितम में दिया है। और उत्तर रामचरितम की बात करूं तो ये रामायण के उत्तरकांड पर आधारित है। ठीक है, प्रश्न 21 देखते हैं। चंदबरदाई को छप्पयों का राजा किस आलोचक ने कहा है? देखिए, चंदबरदाई को छप्पयों का राजा किस आलोचक ने कहा है? शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में कहा है। मिश्रबंधु ने मिश्रबंधु विनोद में कहा है। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में कहा है। तो देखिए, बताइए कौन सा इसमें सही है। तो यहाँ पे भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चंदबरदाई को छप्पयों का राजा शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में कहा है। ठीक है, प्रश्न 22 देखते हैं और ये आज के सेशन का दोस्तों अंतिम प्रश्न है। निम्न में काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, निम्न में काव्यशास्त्रीय ग्रंथ है काव्य मीमांसा, काव्यादर्श, यहाँ पे होगा काव्यादर्श, ए बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जान लीजिए काव्य मीमांसा किसकी रचना है? राजशेखर का है। ठीक है, काव्य मीमांसा ये राजशेखर का है। और काव्यादर्श की बात करूँ तो ये दंडी की रचना है। दोस्तों ये दोनों रचनाएं ऑप्शन सी सही होगा, ए बी दोनों काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए दोस्तों, बस आज यहीं तक। अब दीजिए हमें इजाज़त, अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।